कि ईरान का पीस पैक्ट फिर हो गया फेल और ट्रंप ने अब कौन सी नई शर्त रख दी है? कब खत्म होगा युद्ध? कैसे निकलेगा शांति का रास्ता? भारत में दुनिया के बड़े देशों की बैठक हो रही है, ईरान भी आ रहा है। ऐसा क्या होने वाला है कि जिससे युद्ध रुक सकता है? हो सकता है कि आपको यह सुनकर बुरा लगे, लेकिन बढ़ते हुए बरकस टांग खींचने की कोशिश होती जा रही है और इन दिनों तेजी से बढ़ते भारत के साथ भी ऐसा ही हो रहा है। अमेरिका, चीन से लेकर कई यूरोपियन देश, सबको लगता है कि भारत कैसे इतनी तेजी से ऊपर बढ़ सकता है, मतलब एकदम रॉकेट की तरफ भारत बढ़ रहा है। तो दुनिया देख नहीं पा रही है और अपने अपने तरीके से ये देश इसी में लगे हुए हैं कि भारत को कैसे रोका जा सके, भारत की टांगे कैसे खींची जा सके, अवरोध कैसे खड़ा किया जा सके। अब देखिए कि जब पूरी दुनिया में ईरान अमेरिका युद्ध के बाद हाहाकार मचा हुआ था, दुनिया के बड़े बड़े देश संकटों से जूझ रहे थे, उस वक्त भी भारत को मजबूती से खड़ा रहना आता था और भारत मजबूती से खड़ा रहा। पीएम मोदी के विजन और विश्व गुरु वाले जज्बे का ही असर था कि भारत में पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़े। भारत ने महंगाई को काबू में रखा, जरूरी सामान की सप्लाई चेन को टूटने नहीं दिया, न थोक में नौकरियां गई, न रोजगार पर बहुत बड़ा असर पड़ा। पीएम मोदी के क्राइसिस मैनेजमेंट की दुनिया में चर्चा हुई। तो अब पीएम मोदी क्यों कह रहे हैं कि बचत करनी होगी, यह समझने की जरूरत है। भाई, भारत में होने वाली ब्रिक्स मीटिंग में क्या बड़ा होने वाला है, ईरान के सामने कौन से नेता पहुंचने वाले हैं कि युद्ध रुक सकता है, यह भी आज आपको बताऊंगा। ब्रिक्स मीटिंग से पहले चीन के दौरे पर क्यों जा रहे हैं ट्रंप और चीन के साथ ईरान को लेकर क्या डील होने वाली है, यह आपको बताऊंगा। ईरान अमेरिका युद्ध को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। ट्रंप ने ईरान का जंग रोकने का प्रस्ताव ठुकरा दिया। अब ट्रंप ने ईरान के सामने कई शर्तें रख दी है। ट्रंप और ईरान में बात क्यों नहीं बन पा रही है, वो आपको बताऊंगा, लेकिन पहले देखिए कि भारत में होने वाली एक मीटिंग पर दुनिया की नजर क्यों टिकी हुई। नई दिल्ली में 14 और 15 मई को ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक होने जा रही है। भारत की मेजबानी में होने वाला यह शिखर सम्मेलन ग्लोबल साउथ की सबसे बड़ी आवाज बनने जा रहा है। भारत के पास ब्रिक्स की अध्यक्षता ऐसे समय में आई है जब ट्रंप ईरान के साथ युद्ध में उलझे हुए हैं और ऐसे समय में भारत में हो रही यह बैठक इसलिए अहम हो जाती है क्योंकि ब्रिक्स में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची के आने की बात भी कही जा रही है। इससे पहले यह भी खबर आई थी कि ईरान के कानून और अंतरराष्ट्रीय मामलों के उप विदेश मंत्री काजेम गरीबाबादी के भी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने की संभावना है। अगर ऐसा होता है तो युद्ध शुरू होने के बाद ईरान और यूएई आमने सामने हो और 11 सदस्यों वाला ब्रिक्स ट्रंप के खिलाफ एकजुट होकर कोई बड़ा फैसला भी ले सकता है और इसमें भारत अहम भूमिका निभा सकता है। ब्रिक्स देशों में भारत के अलावा ब्राजील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका, इथियोपिया, ईरान, मिस्र, यूएई और इंडोनेशिया शामिल। ब्रिक्स देशों की ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था वाले देश ब्रिक्स में शामिल। तेल उत्पाद की अगर बात करें तो ब्रिक्स देशों की पकड़ बेहद मजबूत है। सऊदी अरब और रूस अकेले ही दुनिया के कुल कच्चे तेल का 11% से ज्यादा उत्पादन करते हैं और इसके अलावा ईरान, चीन और यूएई भी बड़े तेल उत्पादक देशों में शामिल हैं। 2024 में ब्रिक्स देशों ने मिलकर दुनिया का करीब 42% कच्चा तेल का उत्पाद किया था। वहीं चीन और रूस के पास दुनिया के कुल सोने का 14% से ज्यादा का भंडार, जबकि सभी ब्रिक्स देशों को मिलाकर यह हिस्सा करीब 20% तक पहुंचा। आर्थिक ताकत के लिहाज से भी ब्रिक्स लगातार मजबूत बना हुआ है। 2024 में चीन, भारत, ब्राजील और रूस दुनिया की टॉप 11 अर्थव्यवस्थाओं में ये देश शामिल थे। इन सभी को मिलाकर देखें तो ब्रिक्स देशों की संयुक्त अर्थव्यवस्था 2024 में दुनिया की कुल जीडीपी का करीब 29%। और यही वजह है कि ब्रिक्स देश न सिर्फ अमेरिका के लिए चुनौती है बल्कि डॉलर के वर्चस्व को भी लगातार चुनौती दे रहा है। भारत चाहता है कि किसी भी हाल में युद्ध खत्म हो जाए और ब्रिक्स सम्मेलन में ऐसा अगर हो गया तो यह एक अच्छा मौका साबित हो सकता है, क्योंकि आप देखिए कि अगर अभी भी ईरान अमेरिका युद्ध नहीं रुकता है तो और भी बड़ी मुसीबत आ सकती है। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन ने महंगाई को लेकर बड़ी चेतावनी दी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि जून में भारत और ब्राजील में बड़े पैमाने पर खाद की खरीद होनी है और उससे पहले अगर हॉर्मुज के शिपिंग रूट बहाल नहीं किए जाते हैं तो दुनिया को फसलों के नुकसान और खाद्य महंगाई का सामना करना पड़ सकता है, जो कोविड-19 महामारी के दौरान देखा गया और आर्थिक झटके के बराबर यह हो सकता है। उस दौर में जैसे दुनिया भर के देशों को आर्थिक झटका लगा था, वैसे ही आर्थिक झटका लग सकता है। कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों का सीधा असर भारत की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ सकता है। एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी कि एडीबी के मुताबिक ईरान अमेरिका युद्ध की वजह से कच्चे तेल की कीमतें लंबे समय तक ऊंची बनी रह सकती हैं।
इसका असर भारत में भी देखने को मिलेगा और महंगाई बढ़ सकती है। एडीबी ने भारत के जीडीपी ग्रोथ अनुमान में भी बड़ी कटौती की। एडीबी के अनुमान के मुताबिक जीडीपी ग्रोथ में 0.6% की कमी आएगी, जिससे यह 6.3% पर आ जाएगी। इधर अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध खत्म होने को लेकर बातचीत तो चल रही है, लेकिन दोनों देशों के बीच अभी भी सहमति नहीं बन पाई। अमेरिका ने ईरान को 14 सूत्रीय प्रस्ताव भेजा था। इसके तहत ईरान को कम से कम 12 साल तक यूरेनियम संवर्धन रोकना होगा। अपने पास मौजूद करीब 440 किलो 60% एनरिच्ड यूरेनियम अमेरिका को सौंपना होगा। एनरिच्ड यूरेनियम सौंपने के बदले में अमेरिका ईरान को प्रतिबंधों में ढील देगा और ईरान की फ्रीज की गई अरबों डॉलर की संपत्ति छोड़ेगा। साथ ही ईरानी बंदरगाहों पर लगी नौसैनिक नाकेबंदी भी हटाएगा। ईरान किसी भी हाल में अपने यूरेनियम प्रोग्राम को लेकर समझौते के मूड में नहीं है। ईरान ने जो नया प्रस्ताव अमेरिका को भेजा है, उस प्रस्ताव में ईरान ने युद्ध खत्म करने, प्रतिबंध हटाने की बात कही है। फारस की खाड़ी, हॉर्मुज स्ट्रेट में समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने की बात कही है, लेकिन अपने हाईली एनरिच्ड यूरेनियम पर समझौता करने को तैयार नहीं है। ईरानी अधिकारियों ने कहा है कि उनका जवाब सकारात्मक और व्यवहारिक है। अब फैसला अमेरिका को। युद्ध के संकट के बीच फंसे राष्ट्रपति ट्रंप को कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। ईरान सुन नहीं रहा है और नेटो देशों के हाथ खड़े करने के बाद अब ट्रंप भी समझ नहीं पा रहे कि क्या करें। और इस सब के बीच अब ट्रंप चीन जा रहे हैं। आज चीन के विदेश मंत्रालय ने इस बात की जानकारी भी दी है कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग के निमंत्रण पर डोनाल्ड ट्रंप 13 से 15 मई तक चीन की राजकीय यात्रा पर रहेंगे। सबसे हैरान करने वाली बात तो यह है कि ट्रंप पूरे 9 साल बाद चीन जा रहे हैं। इससे पहले वो साल 2017 में चीन गए। अब सवाल यह है कि आखिर 9 साल बाद ट्रंप को अचानक चीन जाने की जरूरत क्यों पड़ रही? अब इससे आप समझ भी सकते हैं कि यह मजबूरी में है या जरूरी है। मतलब ट्रंप जो अपने आप को दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति मानते हैं और माना जाता है कि अमेरिका का राष्ट्रपति दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति होता है, वो उसके पास जा रहा है जिसे वो फूटी आंख नहीं सुहाता। खैर, आगे बढ़ते हैं। पाठशाला में अब अगला चक्र। भगवा कुर्ता, भगवा कुर्सी, शुभेंदु में दिख गया योगी वाला हिंदू तन मन, हिंदू दर्शन, पूरब के योगी का महाराज। ये स्टाइल डिकोड आज करने वाला हूं आप। और फिर घुसपैठ के लिए कैसे ममता बनर्जी डायरेक्टली जिम्मेदार हैं। बीएसएफ, कोर्ट, केंद्र, कैसे सबको धोखा दिया ममता बनर्जी ने। बॉर्डर के वीडियो सबूत में पूरी सच्चाई आपको कैसे कैद हुई है, ये दिखाने वाला। लेकिन पहले बात बंगाल के शुभेंदु अधिकारी, जो योगी आदित्यनाथ से एक इंस्पायर हैं और योगी मॉडल को बंगाल में उतारने में वो लगे हुए। विकास प्लस कानून प्लस अर्थव्यवस्था प्लस हिंदुत्व के फॉर्मूले के तहत बंगाल में शासन की रूपरेखा तैयार कर रहे हैं शुभेंदु अधिकारी। और इतना ही नहीं, शुभेंदु अधिकारी योगी की लीग पर चलने के साथ उनके जैसा दिखने, पहनने, ओढ़ने और लोगों को कह रहे हैं कि योगी की तरह ही अपनी बात रखने पर भी खासा फोकस उनका नजर आ रहा है, जो लोग समझ रहे हैं। भगवा पटका और भगवा कुर्ते से आगे बढ़कर अब शुभेंदु अधिकारी अपनी चेयर पर भी भगवा कपड़ा डाल रहे हैं। अब तस्वीरों में देख सकते हैं शुभेंदु अधिकारी बंगाल के, पश्चिम बंगाल के नए नए मुख्यमंत्री। शुभेंदु अधिकारी बंगाल में अब हिंदुत्ववादी राजनीति का चेहरा बन गए और इसी दिशा में रहकर अपना आगे का सियासी रास्ता तय करने का प्लान उन्होंने बनाया है, ऐसा दिखाई दे रहा है। वो नेता जिसे देखकर ही लगता है कि वो योगी आदित्यनाथ से बहुत प्रभावित है। अपराधी, माफिया, गुंडों और घुसपैठियों पर शुभेंदु के बयानों को अलग अलग तरीके से अगर देखें और बहुत बारीकी से अगर सुना जाए तो उसमें भी योगी आदित्यनाथ की छाप आपको सीधे सीधे दिखाई देती है। भवानीपुर में जीत के बाद शुभेंदु अधिकारी ने सीधे सीधे कहा कि उन्हें मुस्लिमों का नहीं बल्कि हिंदुओं का वोट मिला और यह जीत हिंदुत्व की जीत। यह बयान महज बयान नहीं है, यह बंगाल के आगे के भविष्य की राजनीति का ट्रेलर भी है। बंगाल में शुभेंदु अधिकारी योगी मॉडल लाने की तैयारी कर रहे हैं और इसकी तस्वीर चुनाव नतीजे आने के बाद दिखाई देती है। यह तस्वीर बड़े ध्यान से आप देखिए, करीब 3 हफ्ते पहले की यह तस्वीर है। शुभेंदु अधिकारी योगी आदित्यनाथ के पास उन्हें भगवा पटका पहनाने जाते हैं, लेकिन उससे पहले शुभेंदु पैरों में पहनी चप्पल को साइड में रख देते हैं। फिर सीएम योगी को पटका पहना और उनके सामने साष्टांग दंडवत हो जाते।
जब शुभेंदु अधिकारी से पूछा गया कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, तो उन्होंने जवाब दिया कि वो गोरख पीठ के पीठाधीश्वर हैं, वो महाराज हैं, वो योगी हैं, संत हैं, इसलिए उनका सम्मान इसी तरह से होना चाहिए। तभी से दोनों के बीच के कनेक्शन को लेकर बातें भी। और इसके बाद शपथ ग्रहण के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंच पर शुभेंदु का स्वागत करते हुए भगवा पटका उन्हें पहनाया था। ये तस्वीर देखिए, ये शपथ ग्रहण के दिन की तस्वीर है। बंगाल चुनाव शुरू होने से लेकर खत्म होने तक ये दोनों तस्वीरें चर्चा में बनी रही। शुभेंदु योगी से इतने इंप्रेस्ड थे कि वो चाहते थे कि जिस तरह से यूपी में योगी गुंडों और बदमाशों को सबक सिखा रहे हैं, वही काम वो बंगाल में आकर भी। अब जब शुभेंदु ने सत्ता संभाल ली है तो वो पूरी तरह से योगी फेवर में नजर भी आ रहे हैं। योगी आदित्यनाथ की ऑफिस की कुर्सी में जिस तरह का भगवा तौलिया लगा दिया गया है, ठीक वैसा ही तौलिया अब शुभेंदु अधिकारी की कुर्सी पर भी नजर आने लगा है। देखकर लोग तो यही कह रहे हैं कि शुभेंदु अधिकारी योगी को आत्मसात करना चाहते हैं। हिंदुत्व और कानून व्यवस्था पर हार्ड लाइन लेने के लिए वो अपनी छवि योगी आदित्यनाथ की जैसी बनानी चाहते हैं और यूपी की तरह ही बंगाल को भी विकास के रास्ते पर लेकर जाना चाहते हैं। शुभेंदु अधिकारी सीएम योगी की तरह तेज और तुरंत फैसला लेने की नीति भी अपना रहे हैं। पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार के गठन के बाद मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की अध्यक्षता में हुई पहली कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। इसमें आयुष्मान भारत, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी केंद्र की योजनाओं को बंगाल में लागू करने का फैसला लिया गया। नौकरशाहों की केंद्रीय ट्रेनिंग और बीएनएस लागू करने से लेकर 2015 से बंद भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का फैसला भी लिया। लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार की पहली कैबिनेट मीटिंग में लिए गए फैसलों में बांग्लादेश की सीमा पर फेंसिंग के लिए बीएसएफ को 45 दिन के अंदर जमीन देने का फैसला सबसे बड़ा और सबसे अहम माना जा रहा है। यह सीधे सीधे बीजेपी की जो कहा वो किया की नीति पर ठप्पा लगा दिया। बंगाल में जब तक ममता बनर्जी की सत्ता रही, उस पूरे समय में बीजेपी ने अवैध घुसपैठियों का मुद्दा उठाया। चुनाव के दौरान पीएम मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह तक घुसपैठियों को अल्टीमेटम देते हुए दिखाई दे चुके। अमित शाह कह चुके हैं कि सरकार बनते ही 45 दिन के अंदर बीएसएफ को फेंसिंग के लिए जमीन दे दी जाएगी। ममता बनर्जी ने अपने पूरे शासन के दौरान बीएसएफ से तनातनी जारी आरोप लगा रही थी। पहले तो उन्होंने बॉर्डर से सटे इलाकों में बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र 15 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक किए जाने के केंद्र सरकार के फैसले का विरोध किया था। फिर भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए बीएसएफ को कुल 127 किलोमीटर जमीन की जरूरत थी, लेकिन ममता बनर्जी की सरकार ने बीएसएफ को सिर्फ 8 किलोमीटर ही जमीन दी, जिससे बाड़बंदी का काम लेट हुआ और टल भी गया। भारत बांग्लादेश बॉर्डर से सटे 9 जिलों में एक्वायर्ड 127 किलोमीटर जमीन के लिए राज्य की ममता सरकार को केंद्र से मुआवजा तक नहीं। केंद्र सरकार ने मुआवजा दे दिया, लेकिन ममता बनर्जी ने जमीन नहीं दी। कोलकाता हाई कोर्ट ने निर्देश दिया है कि जमीन बीएसएफ को सौंपी जाए, लेकिन इसके बाद भी ममता सरकार ने यह जमीन बीएसएफ को नहीं दी। अब सोचिए, मतलब सरकार और बीएसएफ को छोड़ दीजिए, कोर्ट के आदेश तक का पालन नहीं किया गया। इस पर ममता सरकार को कोर्ट से फटकार मिली, यहां तक कि 25,000 रुपए जुर्माना तक ममता सरकार को भरना पड़ेगा। लेकिन ममता बनर्जी टस से मस नहीं। आरोप है कि ममता बनर्जी ने अपने वोट बैंक बनाने और बढ़ाने के लिए बॉर्डर और उसकी फेंसिंग के मुद्दे को कभी सीरियसली लिया ही नहीं। ममता बनर्जी ओवर कॉन्फिडेंट थी कि वो बंगाल में वापस लौटने वाली हैं, इसलिए उन्होंने कोर्ट की फटकार के बाद भी मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया। सत्ता बदलने के बाद नीति और नीयत कैसे बदल गई है, पहले वो सुनिए, फिर आगे बताऊंगा कि आखिरकार ये मुद्दा इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। तो हमने तय किया है कि भाजपा सरकार बनते ही 45 दिन में 600 एकड़ भूमि जो बाढ़ पूरी करने के लिए चाहिए, वो हम भारत सरकार को देकर सीमा पर बाढ़ लगाने का काम पूरा कर देंगे। ये आने वाला 45 डेज के अंदर पूरा के पूरा जमीन एमएचए को ट्रांसफर करेगा, बीएसएफ फेंसिंग पूरा कर देगा और इलीगल इन्फिल्ट्रेटर्स का जो हमारी प्रॉब्लम चल रहा है, ये भी कुछ दिन के अंदर रिजॉल्व हो जाएगा। ये डिसीजन कैबिनेट ने लिया है।
आपने सुना ना, 45 दिन, मतलब 45 दिन जो डेडलाइन चुनाव के पहले रखी गई थी उसी पर आज अमल हुआ है। लेकिन बड़ा सवाल है कि आखिरकार ममता बनर्जी इस मुद्दे को अटकाकर क्यों रखना चाहती थी और इतने सालों में यह फेंसिंग क्यों नहीं हो। भारत और बांग्लादेश आपस में तकरीबन 4097 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा शेयर करते हैं, जिसमें से पश्चिम बंगाल बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी यानी कि तकरीबन 2217 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है। 2217 किलोमीटर लंबी सीमा जो कि खास तौर पर नदी और मैदानी इलाके में फैली हुई है। इसमें से 1647 किलोमीटर से ज्यादा हिस्से पर फेंसिंग हो चुकी है, लेकिन 570 किलोमीटर का इलाका ऐसा है जिस पर पाबंदी और बाड़बंदी अभी तक नहीं हो पाई। 570 किलोमीटर में 112 किलोमीटर का वो इलाका है जहां पर फेंसिंग संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है वो भी आपको बता दें। दरअसल ये 112 किलोमीटर का पूरा इलाका नदियों, नालों, दलदल और पानी के नीचे डूबा हुआ डेल्टा है। इस तरह की जगह पर खंबे गाड़कर फेंसिंग करना संभव नहीं है, तो इसलिए इस 112 किलोमीटर में फेंसिंग नहीं हो सकती है। अब बचा 456 किलोमीटर का इलाका जहां फेंसिंग होनी है। यही इलाका है जहां पर बाढ़ न होने की वजह से घुसपैठिए बिना रोक टोक भारत की सीमा में दाखिल हुए और इतने सालों से यही खुला बॉर्डर आतंकियों और तस्करों के लिए रेड कारपेट का काम करता रहा। लेकिन इलाका पूरी तरह से खुला पड़ा है। सिर्फ कहने पर मत जाइए, हम ग्राउंड रिपोर्ट लेकर आए आपके और देखिए एक बार। देखिए, आपको तस्वीर हम दिखाते हैं जो बांग्लादेश बॉर्डर पर किस तरह से यहाँ तक फेंसिंग का जो काम है वो आप देखिए किया हुआ है। जो नया फेंसिंग है वो यहाँ पर बना हुआ है और उसके बाद जो काम है वो पूरा नहीं हुआ है। उसके बाद काम जो है वो अभी चल रहा है इस पूरे इलाके में और इसी को लेकर ये पूरा मामला है कि जमीन का जो अधिग्रहण है वो लटका हुआ था और इस वजह से फेंसिंग का काम जो है वो पूरी तरह से नहीं हो पा रहा था। ये देखिए, अब खुला है पूरा बॉर्डर, अगर जाना होगा कोई आराम से आसानी से इस रास्ते से अंदर जा सकता है, आ सकता है। तो ऐसे में ये काफ़ी खतरा है, सुरक्षा से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है और कहीं ना कहीं जो घुसपैठ की समस्या है, जो जिस तरह से लगातार जो घुसपैठिए हैं बांग्लादेश से भारत में घुस रहे हैं, तो वो इसी तरह के रास्तों का इस्तेमाल करते हैं, जंगलों से, झाड़ियों से, नदियों से होते हुए वो जो भारत की सीमा है उसमें प्रवेश कर जाते हैं और ये भारत के लिए एक बहुत ही बड़ी मुश्किल बनकर ये सामने है।